नमस्कार दोस्तों। आपका सबका स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज डेट है 28 जून 2025 सैटरडे है। हर सैटरडे को हम या संडे को वीडियो तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। और जो भी एक वीकली व्यूज रहेगा, एक एनालिसिस रहेगा, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक के बारे में, वो इसके इस यूट्यूब चैनल में हम डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक में क्या हुआ, नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो नए हैं, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं और या सीखने की या पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इसमें क्या होगा, एक आपका व्यू रहेगा, एक मेरा व्यू रहेगा, मिस एनालिसिस रहेगा। वो कितना अच्छा होता है, कितना ज्यादा परसेंटेज, और आप किसी को फॉलो करते होंगे, उसका एक रेशो पकड़ के आप एक आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू बना सकते हैं। और इसके उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बात है, टेलीग्राम चैनल है, विवेक कोलते एनालिसिस, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और दूसरा है विवेक कोलते चैट। तो दोस्तों, आप इसमें ज्वाइन होके एक लाइव एनालिसिस, एक लाइव व्यूज आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक न्यूज को जो भी रहेगी, जो इम्पोर्टेंट है, वो इसमें पोस्ट की जाती है। उसके ऊपर अगर कुछ एनालिसिस रहेगा, वो पोस्ट किया जाता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के बारे में भी एनालिसिस किया जाता है। न्यूज ड्रिवन भी स्टॉक्स रहते हैं, उसके बारे में अगर जो रियली बुलिश है, रियली बेरिश है, एज पर चार्ट, एज पर पैटर्न, तो पोस्ट किया जाता है। दूसरी बात, विवेक कोलते चैट ग्रुप में आप ज्वाइन होके आपका कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। तो आपका उसको हमारा व्यू, मेरा व्यू वहां पे पोस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, हम अभी लास्ट वीक की बात करेंगे। लास्ट वीक में हमने वीडियो बनाया था 22 जून को, मिस लास्ट टाइम भी सैटरडे था। तभी हमने ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस की बात की थी निफ्टी, बैंक निफ्टी में। और क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, वो भी बात की थी। और ग्लोबली क्या चल रहा है, न्यूज़ के जो इजराइल ईरान का वार के बारे में भी डिस्कस किया था। उसी हिसाब से बुधवार को हमने पोस्ट किया था कि अभी नेक्स्ट दिन में, मिस थर्सडे, गुरुवार को एक्सपायरी है। और डेटा उसके पहले देखिए, अभी ये पोस्ट किया था, ये था 11 बजे। टुडे और टुमारो मोर फोकस ऑन इक्विटी देन एफएनओ। ये बात थी बुधवार की सुबह 11 बजे। लेकिन उसके बाद में जो डेटा बनता गया, तो 2 बजे ऐसा डेटा बना। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था, अगर 25,200 के ऊपर निफ्टी क्लोज होता है तो वो 25,500 के ऊपर जा सकता है। अवॉइड शॉर्ट्स लिखा था, ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी भी लिखा था। और 3:25 पे जनरली दूसरे दिन का व्यू इस टेलीग्राम चैनल पे 3:25 के बाद की पोस्ट किया जाता है। अगर अगर कुछ काम रहेगा, मिस सिस्टम पे नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहता हूँ,
और मेरा कुछ व्यू बनता है तो 3-10 के बाद पोस्ट करता हूँ। और दिन भर सिस्टम पे नहीं रहता हूँ, और कभी भी सिस्टम पे नहीं रहता हूँ, वैसा मैं पोस्ट भी करता हूँ कि अभी नॉट ऑन द सिस्टम। और तभी 3:25 की भी पोस्ट किया था, कैरी लॉन्ग टुमारो मंथली एक्सपायरी डे शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल। तो हमने थर्सडे को जो देखा, सबने देखा, शॉर्ट कवरिंग आ गई, और निफ्टी और बैंक निफ्टी इतने ऊपर चले गए कि बहुत लोगों ने सोचा भी नहीं था। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके लिए बहुत डेटा पॉइंट्स थे। जैसे एक इजराइल ईरान का डेटा पॉइंट भी ग्रुप में पोस्ट किया है, उसके बारे में हमने लास्ट वीकली वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स रहते हैं, उसको हम अगर ज्वाइन करते हैं तो एक हमारा एक आउटकम निकलता है, एक व्यू निकलता है, और वो मैं पोस्ट करता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस वो सही निकलता है। 100% तो कोई भी सही निकलता नहीं है, लेकिन अभी तक का एनालिसिस है, जो भी जो भी रहेगा उसका रेशियो अच्छा है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इस यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल का पीछे पिछले के ट्वीट या पोस्ट स्टडी कीजिए। आपको खुद को उसका एक सक्सेस रेशियो पता चलेगा। मैं तो अच्छा ही बोलूंगा, मेरे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपने भी करना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मैं मेरा एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, तो आपने भी आपका एनालिसिस करना चाहिए। और आप किसी को फॉलो करते होंगे, उसका भी एक एनालिसिस आप देखते हैं, उसका एनालिसिस, मेरा एनालिसिस, आपका एनालिसिस, अगर ऐसा एनालिसिस करेंगे तो टोटल आउटकम वो अच्छा रहेगा, और आपकी इन्वेस्टमेंट में लॉस होने की बजाय प्रॉफिट ही होगा। तो दोस्तों, ये रहा एक इंट्रोडक्शन, एक जनरल इंफॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के बारे में, एनालिसिस के बारे में और व्यूज के बारे में। अब हम डोमेस्टिक और ग्लोबल न्यूज के बारे में बात करेंगे। पहले इसके बारे में बात करेंगे, बाद में इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ग्लोबली बात करेंगे। अभी ग्लोबली ईरान और इसराइल का ऑन पेपर और सबको दिखाने के लिए तो खत्म हो चुका है। वापस वो कभी इरप्ट होगा और कभी चालू होगा ये बोल नहीं सकते, क्योंकि कितना डैमेज हुआ है दोनों का ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये हमको पता भी नहीं चल सकता है। बहुत मिस बहुत सालों के बाद पता चलेगा होल स्टोरी। लेकिन डैमेज तो हुआ है, दोनों साइड्स में हुआ है, इसलिए वो रुके हैं। एज पर स्टॉक मार्केट, एक जो इवेंट था ये वॉर का, वो खत्म हो चुका है। तो हमारे मार्केट ने, मीन्स इंडियन मार्केट में, जो ग्लोबल वॉर हुआ, जो सॉरी इसराइल और ईरान का हुआ, उसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, छोटा छोटा रिएक्शन दिया, मीन्स साइडवेज रहा। उसमें हमने 15 दिन के या उस 1 महीने के वीडियो में भी बात किया था कि दोनों साइड के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। लगेगा ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा, और लगेगा नीचे जा रहा है तो ऊपर जाएगा। तो वैसे हमने उसके वीक में देखा था, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे, क्योंकि एक साइड में मूवमेंट नहीं थी। मार्केट में निफ्टी इंडेक्स साइडवेज था। जब निफ्टी इंडेक्स वीकनेस दिखा रहा था, तो बैंक निफ्टी तो पूरा स्टेबल था, बैंक निफ्टी ने तो कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। बैंक निफ्टी ने थर्सडे को भी रिएक्शन नहीं दिया, लास्ट में आधे घंटे में थोड़ा सा देना चाहिए उसका, एक रेंज ब्रेकआउट उसने दिखाया थर्सडे को, और फ्राइडे में उसका नेक्स्ट चालू हुआ। क्योंकि ये सब बुलिश हो जाते हैं तो सभी बुल बन जाते हैं, तो उसका रिएक्शन हमने फ्राइडे को देखा। तो जो भी ये न्यूज रहती है उसका रिएक्शन थोड़ा सा और 1-2 दिन चलता है। अगर अगर पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव का एक हम माहौल बोल सकते हैं, माहौल उसका आगे चलता है। वैसे निगेटिव आती है तो निगेटिव की तरफ से जाती है। तो ये खत्म हो चुका है। और हमने उस सैटरडे को भी पोस्ट किया था कि अगर कुछ न्यूज नहीं आती है तो ये वॉर रुक गया है, खत्म हो गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसे हमने देखा भी, लास्ट सैटरडे की वीडियो में बात की थी।
अभी मार्केट कहाँ पे मूव होगा? अभी मार्केट मूव होगा टैरिफ पे, लेकिन टैरिफ के ऊपर न्यूज क्या आ रही है? यूएस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि हम 9 जुलाई की जो डेट हमने दी थी 2 महीने पहले, 60 दिन पहले, वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ, मिस इंडिया की साइड से, कि हम वो डील के नजदीक है और हम फुल डील करना चाहते हैं। मिस जो भी कमोडिटीज रहेगी, जो भी हमारे उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी बिजनेस रहता है, उसके ऊपर हम डील करेंगे। मिस आधी अधूरी नहीं रहेगी, होगी तो पूरी होगी। अभी कब आती है? वो बोल रहे जल्दी हो रही, ये जल्दी आ रही है, जल्दी होने वाली है, जल्दी होने वाली है, ये 10 दिन से बात कर रहे हैं, अभी तक हुई नहीं है। अभी आज सैटरडे शाम के नियरली 4 बजे, अभी तक न्यूज आई नहीं है। देखते हैं संडे कुछ आती है क्या। संडे नहीं आएगी तो हम नेक्स्ट वीक भी ऐसा इसमें जाएंगे कि न्यूज आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। कभी होगी पता नहीं। हो सकता है कि 9 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, नेक्स्ट एक्सटेंड होगा, तो वापस बाजार मिस मार्केट थोड़ा राहत की सांस लेंगे, लेगा, और साइडवेज रहेगा, या ऊपर गया तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा। ऐसे कुछ हो सकता है। अगर और दूसरी कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो ऊपर जा सकता है, ये हो सकता है, लेकिन वो नेक्स्ट वीक के बजाय उसके नेक्स्ट वीक में हो सकता है। अगर डील जल्दी आ गई संडे मंडे को, तो फिर उसके ऊपर रिएक्शन होगा। अगर डील अच्छी लगी मार्केट को तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अच्छी नहीं लगेगी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। क्योंकि जो फ्राइडे फ्राइडे और थर्सडे को मार्केट ने, मीन्स इंडेक्स ने जो अप मूवमेंट दिखाई है, तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग होने की चांसेस है। ये रहा ग्लोबल न्यूज, उसके ऊपर के साइड इफेक्ट्स या आउटकम बोल सकते हैं हम। अब दूसरी बार बात करेंगे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में तो सब पॉजिटिव है। सब नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बारिश भी अच्छी हो रही है। वैसे तो दिक्कत कुछ भी नहीं है डोमेस्टिक। हमारे इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने लास्ट मंथ में घटाया भी है 0.5 से, जो भी सबको सरप्राइज सरप्राइज हुआ था, वो भी चेंज हो चुकी है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगा कि 15 जुलाई या 10 जुलाई के बाद होगे रिजल्ट सीजन। रिजल्ट सीजन अगर अच्छा होता है तो मार्केट एक और ऑल टाइम हाई बना सकता है। अभी ये पूरा डिपेंडेंट है रिजल्ट सीजन। रिजल्ट सीजन इंपॉर्टेंट है लार्ज कैप के लिए, देन फॉर मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप के बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप के अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, अदर इंडेक्स जिनके रिजल्ट आए, वो स्टॉक्स एक बहुत बड़े एटीएम बना सकते हैं, ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। तभी निफ्टी कहाँ पे जाएगा पता नहीं। तो ये रहा डोमेस्टिक और ग्लोबल न्यूज, उसके इफेक्ट्स क्या पड़ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, इंडेक्स के बारे में बात करते हैं हम। डेली जो भी व्यूज रहता है, डेली चार्ट पे बात करते हैं। पैरेलल लाइंस, असेंडिंग डिसेंडिंग, कप एंड हैंडल, ब्रेकआउट फ्लैग, जो भी पैटर्न बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस में जाते नहीं हैं। ज्यादा इंडिकेटर भी यूज करते नहीं है, क्योंकि बहुत बार बोले ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे तो आपका जो डिसीजन लेने का टाइम रहता है वो कंफ्यूज स्टेट में रहता है। क्योंकि एक इंडिकेटर पॉजिटिव दिखाता है, एक इंडिकेटर साइडवेज दिखाता है, और दूसरा इंडिकेटर कुछ और दिखाता है। तो टाइम फ्रेम भी आपका फिक्स होना चाहिए, और इंडिकेटर भी फिक्स होने चाहिए। तो आपके जो डिसीजन लेने का टाइम रहता है, क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट। प्राइस तो पता रहती है, वॉल्यूम भी हमको दिखता है, लेकिन इंपॉर्टेंस इज टाइम। मीन्स प्राइस, वॉल्यूम एंड टाइम। मैं पीवीटी एनालिसिस के ऊपर भी किसी ने 1 to 1 पूछा तो बताता हूँ ट्रेनिंग के माध्यम से, लेकिन फिलहाल तो ट्रेनिंग नहीं लेता, वो ऑनलाइन भी नहीं, ऑफलाइन भी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत आती है। ट्राई कर चुका हूँ। तो एक टाइम इज इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए कम से कम इंडिकेटर यूज करेंगे तो आपका एनालिसिस अच्छा रहेगा। क्योंकि एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम इंपॉर्टेंट है। एग्जिट कब, एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब लेना है, अगर उसमें नहीं लेंगे तो आपका एनालिसिस थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है।
और हम एक सिंपल स्ट्रेटजी रखते हैं, कीप इट सिंपल एंड स्वीट, मीन्स KISS, कीप इट सिंपल एंड स्वीट। जितना सिंपल रहेंगे उसका आउटपुट भी स्वीट रहेगा। और वो सिंपल रखने के लिए ही बहुत तकलीफ होती है, इसलिए KISS किसका आपको पता है, जितना अच्छा लगता है उतना हार्ड भी रहता है। इसके बारे में बहुत बार हमने डिस्कस किया था। 6 महीने के पहले वीडियो बनाते थे, उसके ऊपर एनालिस चार्ट पे बताया था। दोस्तों अभी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ये रहा निफ्टी का। निफ्टी का देखो, हमने लास्ट टाइम 22 को वीडियो बनाया था। 22 मीन्स यहाँ पे, एक मिनट, हाँ। हमने कहाँ पे बनाया था? 22। 22 मीन्स A20 है, A23 है, मीन्स इस दोनों के बीच में ब्रेकआउट हुआ। हमने बात की थी, अगर मान लो इसके नीचे खुलता है और रहता है तो नीचे आने की चांसेस है, और 24,600 की तरफ जा सकता है। लेकिन निफ्टी ने दोजी बनाया, मैं सबको कंफ्यूज किया। दूसरे दिन गैप अप हुआ, लेकिन सेलिंग आ गई। लेकिन जो अप ट्रेंड चैनल का बॉटम लाइन है, उसको सपोर्ट लेके क्लोज हुआ। ये कब था? 24। देन ये रहा 25th, और 26 को हमने देखा बहुत ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि डेटा वही बन रहा था। क्योंकि क्लोज कहा यहाँ पे हुआ था, ये रेजिस्टेंस था 25,300 के आसपास क्लोज हुआ। 241 मीन्स 200 के ऊपर क्लोज हुआ था। दूसरे दिन अगर 200 के ऊपर या 300 के ऊपर खुला खुला, और उसके बाद में हमने बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल देखी। क्योंकि डेटा में अगर आप ऑप्शन डेटा एनालिसिस करते हैं और आप पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि क्या रहता है, चार्ट पे तो दिखता है, लेकिन ऑप्शन डेटा में भी हमको पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि दोनों इंटरडिपेंडेंट है। किसी ने कौन सी पोजीशन बनाई है, बुल्स और बेरिश में, वो हमको ऑप्शन डेटा जो टेबल आता है NSE के साइट पे, वहां पे एनालिसिस अगर करेंगे तो आपको चार्ट पे तो दिख रहा है ब्रेकआउट, लेकिन ऑप्शन डेटा में हो सकता है कि नहीं। अगर ये दोनों चीजें आ गई तो आपका व्यू और एक्यूरेसी लेवल बढ़ती है। तो ब्रेकआउट हुआ, ऊपर हो गया। अभी क्या, ब्रेकआउट तो हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है? जो ब्रेकआउट हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ, मैक्सिमम 24,500 तक की जाना चाहिए था। वहां पे जाके वहां पे नीचे क्लोज होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर क्लोज हुआ। मीन्स ज्यादा लोग बुलिश हो गए। और उसके नेक्स्ट दिन का भी हमने कैंडल देखा, और ज्यादा बुलिश हो गए, क्योंकि ट्रेडर जो भी रहेंगे उन्होंने और बाय किया। जनरली क्या रहता है, एक फ्राइडे को पोस्ट किया है, देखो ये डार्क है, व्हेन ऑल आर बुलिश देन द वेट फॉर द डिप और बुक प्रॉफिट, वाइस वर्सा। लास्ट वीक में सब लोग बेरिश थे। बेरिश होने के बाद क्या हुआ, एक ब्रेकआउट मिला, अब सब बुलिश है। तो अब ये किधर से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जाएगा, देखो यहाँ पे हमने ये जो अप ट्रेंड चैनल बनाया है, उसका एक रेड लाइन दिख रहा है। तो ये देखो, ये लाइन कहाँ पे आती है? 25,690, या 25,700 मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? ये 25,780 मैक्सिमम जा, वहां पे तो पक्का रेजिस्टेंस निफ्टी लेगा। और एक रेजिस्टेंस मीन एक शार्प, एक कैंडलस्टिक का वीक बना सकता है। एक वीक बनाने के बाद अगर सेलिंग आ गई, तो मान लो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद में सपोर्ट लेगा 25,500 की इधर। अगर 25,500 मीन 25,500 की यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, तो वापस वो कहा जा सकता है वापस। देखो अभी ये मंडे की बात है, मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी होने के बाद
जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है बदलेंगे 1 तारीख को। ये जो बातें हो रही है ओनली 30 जून की। अगर 1 जून को मीन्स फर्स्ट सॉरी 1 जुलाई की, 1 जुलाई को अगर ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस बदल जाएंगे, हो सकता है कि ये R1 यहाँ पे आ सकता है और R2 ऊपर जा सकता है। वो देखना पड़ेगा, वो तो हमको मंथली, क्योंकि ये पिवट पॉइंट्स है, आपको बताया था ये मंथली के हैं। मान लो अगर 1 जुलाई को निफ्टी 25,800 के ऊपर ओपन हुआ और क्लोज हुआ, तो फिर ये कहाँ तक जाएगा? यहां तक जा सकता है, सीधा यहां तक जाएगा। ओके, अगर यहां तक खुला न ऊपर गया तो। ये क्या है, 1 जुलाई के बाद की बात कर रहा हूं। मान लो 30 जून को अगर वहां पे जाके एक, हम क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर तो आपको पता होगा। ऐसी, अगर ऐसा बनाया, या मान लो ऐसा भी बनाया, मीन्स एक बड़ी वीक ऊपर बनाई और नीचे क्लोज हुआ, तो चांसेस है ऊपर, चांसेस है कम ऊपर जाने की, नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन मैक्सिमम ये वीक की हाइट क्या होनी चाहिए? 25,800 की तरफ, या 25,700 की यहाँ पे। दोनों चीजें हो सकती है, क्योंकि डाउ इंडेक्स नियरली 500 पॉइंट क्लोज हुआ है फ्राइडे को। मंडे को क्या ओपन होता है, संडे को और क्या न्यूज आती है उसके ऊपर डाउ फ्यूचर ट्रेड करेंगे, और क्या होता है वो पता चलेगा। इंपॉर्टेंट बात है, मंडे को मार्केट गिरेगा नहीं, क्योंकि है 30 जून। 30 जून है क्वार्टरली क्लोज ऑफ म्यूचुअल फंड और सब पीएमएस और सबके। तो मार्केट गिरने नहीं देंगे। क्या होगा, मार्केट मिस इंडेक्स गिरने की कोशिश करेगा, तो उसको बाय करेंगे, उसको होल्ड करेंगे। क्योंकि जो 30 जून को एनएवी है लास्ट दिन के, वही एनएवी उनके बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, और उसके हिसाब से लास्ट क्वार्टर का क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, वो उसमें बुक होगा। उसके हिसाब से उनके जो इन्वेस्टर है उनको दिखाने के लिए, नेक्स्ट है जो नए इन्वेस्टर जुड़ सकते हैं उनको दिखाने के लिए कि हमारा देखो, लास्ट क्वार्टर का हमने इतना प्रॉफिट कमाया है। म्यूचुअल फंड को भी वही होता है, और पीएमएस को भी वही होता है, या कोई भी किसी बड़े बड़े फंड, किसी का फैमिली फंड मैनेज करते हैं, उनका भी होता है, क्योंकि उसके ऊपर ही उनका रिम्यूनरेशन या सैलरी या जो भी उनका बिजनेस रहता है, प्रॉफिट मॉडल, प्रॉफिट इंसेंटिव बोल सकते हैं, वो डिसाइड होता है। तो 30 जून को मार्केट नहीं गिरेगा, लेकिन कैंडलस्टिक क्या बनती है एट द एंड ऑफ द डे देखनी है, उसके हिसाब से हमको 1 जून को पता चलेगा। लेकिन 1 जून को, सॉरी 1 जुलाई को पता चलेगा। 1 जुलाई को मार्केट, अगर कुछ न्यूज नहीं आती है तो ऊपर जाने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की निफ्टी कोशिश कर सकता है। वैसे नीचे के दो इंडिकेटर तो प्रॉफिट में देखो, आप यहाँ पे एमएससीडी देखो, क्रॉस करके ऊपर गया है, मीन्स ऊपर जाने के चांसेस है, ये पॉजिटिव दिख रहा है। हम आरएसआई देखेंगे, देखो आरएसआई कहाँ पे है, 67 के आसपास है, वो भी अच्छा है। देखो सिंपल इंडिकेटर है, सिर्फ चार्ट पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, मार्केट गिरने की चांसेस नहीं है, रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो उसमें क्या करना है, सिंपल, अगर डीप आती है तो बाय करना है। और सब बुलिश बोलने लगे, सब 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 विदाउट एनी न्यूज, तो समझना अभी मार्केट 1-2 दिन में तो गिरेगा। क्योंकि हर बार हमने देखा है, जब भी देखो, अभी यहाँ पे हम वीकली की बात करते हैं, निकले नहीं, यहाँ पे देखो ये पीछे जाए, ये 25 सितंबर को निफ्टी ने 26,200 का हाई लिया, सब सब बुलिश हो गए थे। दूसरे दिन देखिए क्या हुआ, ठप ठप ठप, नीचे नीचे नीचे। सब बड़े बड़े लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ भी न्यूज नहीं थी फिर भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ। बराबर है, ऐसा होता है। ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में। दोस्तों, अभी इसमें कुछ एनालिसिस में अगर आपको, अगर अच्छा कुछ क्वेरी रहेगी, तो आप टेलीग्राम जो चैट बोल के ग्रुप है वहां पे पूछ सकते हैं।
दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी में हमने बात किया था, आप लास्ट वीकली वीडियो उसके पहले की बात करते। जब निफ्टी गिर रहा था, बैंक निफ्टी गिर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं गिर रहा था। बैंक निफ्टी सिर्फ सपोर्ट पे आया था। हमने बात भी की थी। ये 13 या 12 जून का एक वीडियो था। कभी का था ये 14 जून का वीडियो, उस वहां पे डिस्कस किया था। अगर ये रीटेस्ट कभी भी ब्रेकआउट होने के बाद, हमने बात भी की थी, कभी भी प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करके उसी डायरेक्शन में जाता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरफ, तो वो ज्यादा बुलिश होता है, उस डायरेक्शन में ज्यादा मूव करता है। वो हमने बैंक निफ्टी में देखो, ये जो बन रहा है बैंक निफ्टी में, वो निफ्टी में नहीं बना। मीन्स प्राइस में हर एक में अलग अलग पैटर्न बनते हैं, बराबर है। तो ये पैटर्न आपने स्टडी करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी के बारे में 24th को वही हुआ। हमने वीडियो बनाया था 20, देखो 23, 24 को ऊपर जाके नीचे रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ था, ये था 56,600। उसके बाद में देखो ये 26 को आया, 27 को आया, देखो 27 को उतना ऊपर नहीं गया, 25 को गया था, लेकिन 27 को उतना नहीं गया जो निफ्टी गया था। और 30 यहाँ पे कुछ, हाँ हाँ 30 को एक कुछ डेट का ये चल रहा है, ये ब्रेकआउट हुआ। ये है 27 का, ये है 26 का, रेट 25 का है। तो कंपैरिजन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो देखो निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस 57,500 की तरफ ही रेजिस्टेंस ले रहा है। दोनों कैंडल देखो देखो कैसी बनी है, सेम टू सेम बनी है, बराबर है, सेम टू बनी है। अभी क्या हो सकती है इसमें कंफ्यूजन है, नीचे आना चाहता है क्या नीचे जाना चाहता है। अगर मान लो बैंक निफ्टी मंडे और ट्यूसडे को ये जो है 57,200 के नीचे क्लोज होता है, ओके, ये दोनों यहाँ पे इसके नीचे क्लोज होता है, मान लो यहाँ पे, तो फिर वो आएगा वापस टेस्ट करने के लिए 56,600। नहीं तो अगर 57,500 को ब्रेकआउट होके 30 तारीख को अगर वह उसके ऊपर क्लोज होता है, तो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, एक 59 की तरफ। इसके बारे में हमने 14 जून की वीडियो में बात की थी। वहां पे लिखा था बैंक निफ्टी जा रहा है 59,000 की तरफ, तभी वे एनालिसिस बनाया था। दो सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि मंथ एंड है, हो सकता है रुकेगा या ऊपर क्लोज होगा। नहीं तो न्यूज आ गई तो 1 जुलाई को अगर उसके ऊपर क्लोज खुलता है, तो हो जाएगा 59,000 की तरफ। मीन्स देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद में देखते हैं, तो देखो एक ऊपर गया, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, देखो ये यहाँ पे जा रहा है। आप ये इलिट व्यू के हिसाब से कुछ स्टडी करते होंगे, तो आपको देखो इलिट व्यू का ब्रेकआउट कभी कैसे होता है, ऐसे पैटर्न बनते हैं ना, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऐसे बनते हैं। राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ऐसे बनते हैं। और जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तो इलिट व्यू की जो भी वेव्स है वो बनती है। वो वेव होने के बाद, वो जो वेव बनती है उसके हिसाब से प्राइस मूवमेंट होती है। ये इंडेक्स में भी होती है और स्टॉक में भी होती है, और सभी में होती है। प्राइस जिधर रहेगा उधर होती है। तो या तो मैक्सिमम आएगा 56,600 की तरफ, नहीं तो जाएगा 59,000 की तरफ। ये बैंक निफ्टी जा सकता है। दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको इसके बारे में कोई स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि जो ब्रेकआउट मिला है थर्सडे को, वहां पे
सभी स्टॉक ऊपर नहीं गए हैं, कुछ ही स्टॉक ऊपर गए, उसने निफ्टी और बैंक निफ्टी को, मोस्टली निफ्टी को होल्ड करके ऊपर खींचा है। अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो निफ्टी गिर सकता है। अगर सभी स्टॉक अगर पॉजिटिव रहते थे, मिस इवन फ्राइडे को भी ऊपर रहते थे, तो फिर एक डिफिनिट व्यू बना सकते थे हम, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन कुछ ही स्टॉक ऊपर गए थे, सभी स्टॉक में कौन से स्टॉक में तो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी, कुछ कुछ स्टॉक्स तो जहां पे खुले वहीं पे रुके थे, तो उसमें बाइंग नहीं थी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट है, क्योंकि इसके ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस इंडेक्स ले सकता है। इसके लिए स्टॉक और इम्पोर्टेंट बात है, 10 जुलाई के बाद स्टॉक के रिजल्ट आएंगे, तो जो बड़ी मूव आएगी स्टॉक में तभी आ सकती है। तब तक इंडेक्स आपको न्यूज ड्रिवन ही रहेगा। अगर यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ अच्छा बोला, डील भी अच्छा आ गई, तो फिर इंडेक्स भागेगा, तो उसके पीछे पीछे बाकी के स्टॉक भी ऊपर भागेंगे। दूसरी बात है, हमने यहाँ पे एक एनालिसिस पोस्ट किया था। देखो यहाँ पे एक आईटी पे एनालिसिस है, आप आईटी का चार्ट देखिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा रहा है। और इंश्योरेंस स्टॉक भी आप देखिए, कुछ कुछ इंश्योरेंस स्टॉक्स मैं बहुत बार लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी के ऊपर बेरिश हूँ, आपने देखा होगा। तो इंश्योरेंस स्टॉक पे अभी आप एलआईसी का, मैं सिर्फ अभी जस्ट दो चार्ट दिखा देता हूँ इसके बारे में, निफ्टी आईटी। ये मैंने सोचा नहीं था हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे याद आया तो हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आप ही गया ये निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो ये निफ्टी आईटी का स्टार्ट है, चार्ट है, सॉरी, ये डेली चार्ट है। अभी यहाँ पे इनवर्स एंड शोल्डर बन रहा है, देखो यहाँ पे एक शोल्डर, हेड बना, ये भी देखो, ये और एक शोल्डर बना। देखो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस रिटेस्ट किया नियरली यहाँ तक, रिटेस्ट होने के बाद ऊपर जा रहा है। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हो सकता है, मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ यहीं पे ही है। ज्यादा से ज्यादा देखो R3 यहाँ मिस 39, मिस 40,000 पकड़ी है, 40,000 यहाँ पे आपको निफ्टी आईटी में ब्रेकआउट मिलेगा। तभी जो जिन्होंने मार्च में शॉर्ट किया था, 6 6 महीने के लोग कॉल शॉर्ट कर देते हैं स्टॉक में। अभी निफ्टी आईटी तो ट्रेड होता नहीं, लेकिन स्टॉक में, स्टॉक के हिसाब से आईटी, सॉरी, उसके इंडेक्स, आईटी इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होता है। वो कवर करने के लिए आएंगे, और कहा आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। मीन्स निफ्टी आईटी 43 या 45,000 की तरफ जा रहा है। ये निफ्टी आईटी का चार्ट है। अभी अब हम बात करेंगे जनरली, मैं एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ, सॉरी कहाँ पे, यहाँ पे मैं बेरिश रहता हूँ, बहुत बार बेरिश बोला है। यहाँ से मैं 1,000 था, लास्ट ईयर के वीडियो देखते होंगे तो मैंने 1,000 से बोला था कि यहाँ पे नीचे जाएगा 300 की तरफ, सॉरी 700 की तरफ आएगा। तो उसने सिर्फ 700 की तरफ या 717 तक का लो बनाया था। ये वीडियो हमने बहुत बार डिस्कस किया था। अगर आप 2024 के वीडियो सुनते हैं तो आपको दिखेगा बहुत बार बेरिश। लेकिन अभी चार्ट क्या बन रहा है, देखिए चार्ट कैसे बन रहा है। यहाँ पे पैटर्न कौन सा बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक अप ट्रेंड चैनल था। कहाँ पे गया कर्सर,
हम्म, एक अप ट्रेंड चैनल, बराबर है। ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद वहां पे जो यहाँ एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट रेजिस्टेंस था, तो वो सपोर्ट बन चुका है। देखो ये लाइंस यहां से ज्यादा गिरा था। एक मिनट, अच्छी तरह से निकालता हूं। बराबर है, यहां से नीचे गिरा था LIC। इसको ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट किया। रीटेस्ट होने के बाद भी ऊपर जा रहा है। अभी LIC जाएगा वापस 1000 की तरफ। अगर आप LIC में इन्वेस्टेड थे, है, और करना चाहते, तो इंश्योरेंस स्टॉक का LIC जो जनरली लोग देखते हैं उसका मूवमेंट, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लो अभी है 955, वो जाएगा 150 ऊपर जा सकता है LIC। अगर मान लो वो यहाँ पे रुका, तो वापस रीटेस्ट करने के लिए वापस 12120 की तरफ LIC जा सकता है। जहां पे मैं लास्ट ईयर में बेरिश था, बेरिश नीचे गिरा, और उसके बाद में अप ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक सीधा दिखता है, देखो। ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, ऊपर गया, वापस ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, अभी ऊपर जा रहा है, तो अभी सीधा जाएगा वो 1100 की तरफ। अब ऐसे बहुत से स्टॉक्स है इंश्योरेंस के, वहां पे आपको ब्रेकआउट मिल रहे हैं। अभी एक स्टार हेल्थ, इसके बारे में देखते हैं क्या दिखता है। देखो स्टार हेल्थ का चार्ट है, यहाँ पे क्या दिखता है। इस और ये थोड़ा सा इसको निकालेंगे, इस लाइन को सीधा करेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं। और इसको निकालेंगे, इसको तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टार हेल्थ वाला नीचे यहां तक आ सकता है, नियरली 417। अगर 417 होल्ड करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वो वापस ऊपर जा सकता है। जैसे LIC ऊपर जाएगा, वैसे स्टार हेल्थ भी ऊपर जा सकता है। और इंपॉर्टेंट बात है, जो अपसाइड है यहाँ पे जाने के लिए, वहां पे 150 पॉइंट है या 200 पॉइंट है। यहाँ पे जाने के लिए कहाँ पे जा सकता है, यहाँ तक। अगर मान लो यहाँ पे मीन्स यहाँ जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। ये जो पॉइंट आता है, ये आता है 437। 437 या 440 या 450 पकड़िए, यहाँ पे कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ से 440 पकड़िए। 440 के बाद 560, मीन्स यहाँ पे भी 150 पॉइंट की नियरली 150 पॉइंट की मूवमेंट होती है। और वहां पे अगर 1000 पे रुकता है LIC, तो ये वापस जाएगा यहाँ तक, मीन्स ये 600 की तरफ जाएगा। मैं यहाँ वापस यहाँ पे 150 पॉइंट की मूवमेंट कर सकती है। ये किसके लिए, जो पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये दो स्टॉक है, मिस LIC, स्टार हेल्थ। और आपको कोई दूसरा इंश्योरेंस स्टॉक रहेगा, तो आप भी मुझे चैट पे पोस्ट कीजिए, मैं उसका एनालिसिस पोस्ट करूंगा। और निफ्टी IT का भी वैसे ही है, स्टॉक आपको ढूंढना है, मैंने स्टॉक ढूंढे नहीं है, सिर्फ निफ्टी IT का स्टडी किया था इंडेक्स के बारे में। तो वहां पे भी IT के बारे में आपका कोई स्टॉक रहेगा, तो आप भी वहां पे मुझे अ, उसके बारे में पूछिए, तो मैं उसके बारे में एनालिसिस पोस्ट कर दूंगा। दोस्तों ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ स्टॉक के बारे में एनालिसिस, एक ग्लोबल न्यूज उसका एनालिसिस, डोमेस्टिक न्यूज उसका एनालिसिस ही पोस्ट किया। और हर बार बोलता हूँ कि ISS फॉर्मूला में, तो हर बार बोलता हूँ, किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आपने देखा होगा, आप जहाँ पे किस कंपनी में काम करते होंगे, आप बिजनेस करते होंगे,
वहां पे वो फॉर्मूला यूज होता है। जहाँ पे नौकरी भी करते हैं तो वहां भी अगर कोई काम सिंपल रखेंगे तो उसका आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा। ये सब जगह पे इम्प्लीमेंट होता है। आपके अगर बड़ी फैमिली है, वहां पे भी कुछ सिंपल रखेंगे। कुछ सिंपल चीजें बहुत कुछ बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप ऐसा करेंगे रखेंगे तो आपको हर जगह पे आपके सक्सेस रेशियो ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। वहां तो आपका एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट अच्छा होना चाहिए, जो आपके ड्रीम्स, ये हर बार बोलता हूँ, ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट करता है। ये तो एक स्टैंडर्ड लाइन है। लेकिन हम स्टॉक मार्केट में, एफडी में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्रोबेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपका सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। जब गारंटी कोई बोलता है कि इतना गारंटी में इतना परसेंटेज मिलेगा ही, तभी समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। तो गारंटी के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको लॉस ही मिलेगा। लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं पूरा इनका इन्वेस्टमेंट एफडी में होता है, म्यूचुअल फंड में, सॉरी, फिक्स डिपॉजिट में रहता है। इतना मिलता है जितना इन्फ्लेशन है उससे भी कम मिलता है। इन्फ्लेशन आपको अभी सब नई सरकार जो 15 साल से आई है, सबको जीडीपी, इन्फ्लेशन, वैल्यूएशन, ये नाम पता चले हैं। जीडीपी के बारे में, इन्फ्लेशन, आरबीआई गवर्नर बोलता है। मेरे ख्याल से 2016 या 15 के बाद ही आरबीआई गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चालू किया। उसके पहले तो आरबीआई गवर्नर आपको सबको अपना जो करेंसी नोट नोट है उसके ऊपर उसका नाम इतना ही पता रहता था। तो ये चीजें बदल रही है। तो ये चीजें जो फाइनेंशियल टर्म्स है ये आपको समझने लगी है। तो इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन के बारे में सोचिए। इन्फ्लेशन जो दिखाई देता है अलग है, पेपर पे अलग है। एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एफडी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किसके लिए? इमरजेंसी फंड के लिए। जो भी आपको लगा कि इमीडिएट पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एफडी तुरंत तोड़ी जाती है और इमीडिएटली आपके अकाउंट में पैसा आ जाते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड को एक दिन लगता है, स्टॉक मार्केट को भी एक दिन लगता है, अदर गोल्ड को तो कितने 3-4 दिन लगते हैं, और रियल एस्टेट को तो पता नहीं कितना दिन लग सकते हैं। तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट एफडी में होना चाहिए। लेकिन जो फुल्ली इन्वेस्टेड एफडी है, एफडी में करते हैं, उनको वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करते हैं, और फिर वो लॉस में जाते हैं। मिस वो किस में जाते हैं? गारंटी में। गारंटी मुझे 7% 8% मिलेगा, तो ये जो गारंटी देता है तो उसमें आपका लॉस ही रहता है। तो प्रोबेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे एज पर स्टडी। स्टडी करने के बाद मैंने बोला है ये स्टॉक लेना चाहिए मतलब नहीं, आपका भी खुद का एनालिसिस होना चाहिए। भाई ने बोला है, फ्रेंड ने बोला है, आप जहाँ पे रहते हो नेबर ने बोला है, किसी ने बोला है, टीवी पे बोला है, किसी एंकर ने बोला है, अगर इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हो जाता है गारंटी, और गारंटी में आपको प्रॉफिट होता नहीं। तो प्रोबेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट आपकी स्टडी के हिसाब से होनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीक में हमने जो एनालिसिस बने उसके हिसाब से क्या मूवमेंट होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या होता है वो देखते हैं। रेजिस्टेंस पे है मार्केट, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन बाय ऑन डीप तो मार्केट है। सभी बुल होते हैं तभी हमको थोड़ा सा बियर होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।